कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम धीरे धीरे खुद को ही खोते जा रहे हैं, कि हमारा आत्मविश्वास कहीं चला गया है और उसकी जगह अब कन्फ्यूजन और शक ने ले ली है। देखिए, मनोवैज्ञानिक हेरफेर या मैनिपुलेशन हमेशा साफ साफ नहीं होता। ये एक धीमे जहर की तरह है जो चुपके से हमारी सोच और हमारी भावनाओं पर कब्जा कर लेता है। तो आज हम उन 12 छोटे छोटे लेकिन बहुत शक्तिशाली संकेतों के बारे में बात करेंगे जो ये बताते हैं कि कहीं कोई मनोवैज्ञानिक हेरफेर का शिकार तो नहीं हो रहा। चलिए, इसी सवाल से शुरू करते हैं। अगर इसका जवाब हाँ में है तो यकीन मानिए ऐसा महसूस करने वाले बहुत लोग हैं। अक्सर यही एहसास पहली निशानी होती है कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ गहरा चल रहा है। देखिए, सबसे पहली लड़ाई जो होती है वो दिमाग के अंदर होती है। एक मैनिपुलेटर शुरुआत ही शक के बीज बोने से करता है ताकि इंसान अपनी ही सच्चाई पर, अपनी ही यादों पर सवाल उठाने लगे। और इसका मकसद बहुत सीधा है लेकिन खतरनाक भी। मकसद बस एक ही होता है, इंसान को खुद पर ही शक करने के लिए मजबूर कर देना। क्योंकि सीधी सी बात है, जब कोई अपने ही फैसलों पर भरोसा नहीं कर पाता तो वो दूसरों के कंट्रोल में आसानी से आ जाता है। और यहीं से बात आती है गैसलाइटिंग की। ये एक बहुत ही शातिर तरीका है। जरा सोचिए, एक ऐसा धीमा जहर जो छोटी छोटी डोज में लगातार दिया जा रहा हो, तब तक जब तक कि किसी का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट न जाए। वो किसी की भी सच्चाई पर तब तक सवाल उठाते रहेंगे जब तक कि वो इंसान खुद ये न मानने लगे कि शायद सारी गड़बड़ उसी में है। तो वो करते क्या हैं? वो सच को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे कि हर कहानी में वो खुद सही और सामने वाला गलत दिखे। या फिर बहस हो रही है तो इतने सारे फैक्ट्स और फिगर्स सामने रख देंगे कि कोई भी कंफ्यूज होकर चुप हो जाए। और सबसे आम तरीका है किसी की फीलिंग्स को ही गलत ठहरा देना, ये कहकर कि तुम तो हमेशा ओवर रिएक्ट करते हो। ये बातें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं क्या? देखिए, ये कोई नॉर्मल बातचीत नहीं है, ये सोची समझी स्ट्रैटेजी है किसी को भी कंफ्यूजन और शक में रखने के लिए। तो एक बार जब किसी की सच्चाई की समझ को कमजोर कर दिया तो मैनिपुलेटर अपने अगले टारगेट की तरफ बढ़ता है, और वो है भावनाएं। वो इमोशंस को कंट्रोल का हथियार बना लेते हैं। वो उन कमजोरियों का इस्तेमाल करते हैं जो किसी ने भरोसे में उन्हें बताई हो। चुप रहकर सजा देना, जिसे साइलेंट ट्रीटमेंट भी कहते हैं, वो भी एक तरीका है। गुस्से और डर का माहौल बनाकर खामोश करा देना, ये भी होता है। और हाँ, लगातार आलोचना करना ताकि कोई भी इंसान कभी खुद को काबिल ही ना समझ पाए। इन सब तरीकों का मकसद बस एक ही है, किसी को भी छोटा, अकेला और खुद पर निर्भर महसूस कराना। ये सब अचानक नहीं होता, ये एक पूरा प्रोसेस है, एक सोची समझी चाल। पहले छोटी छोटी गलतियां ढूंढो, फिर दूसरों से तुलना करो, फिर ये महसूस कराओ कि वो किसी काम के नहीं हैं, और आखिर में उन्हें इमोशनली खुद पर डिपेंडेंट बना लो। ये एक लाइन अपने आप में सब कुछ बता देती है। एक हेल्दी रिश्ता इंसान को बनाता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ एक मैनिपुलेटिव रिश्ता सिर्फ शोषण करता है, किसी की कमजोरियों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करता है। तो पहले सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा गया, फिर भावनाओं को हथियार बनाया गया, और अब अगला कदम सामने वाले को पूरी तरह चुप कराना। एक मैनिपुलेटर हर बातचीत पर अपना पूरा कंट्रोल कर लेता है। जरा इस स्लाइड को देखिए। एक हेल्दी बातचीत में सोचने का पूरा समय मिलता है, लेकिन कंट्रोलिंग सिचुएशन में हर फैसले के लिए अभी करो का प्रेशर होता है। एक तरफ सम्मान होता है तो दूसरी तरफ डर का माहौल बनाया जाता है। तो ये सवाल सोचने वाला है, किसी की जिंदगी की बातचीत उसे ताकत दे रही है या उसकी सारी एनर्जी खत्म कर रही है? वो हमेशा जोर देंगे कि सामने वाला ही पहले अपनी बात बताए। क्यों? ताकि वो सारी जानकारी इकट्ठा कर सके। वो बार बार वादे तोड़ेंगे और फिर इल्जाम भी सामने वाले पर ही डाल देंगे। और हाँ, किसी भी सीरियस बात के लिए अक्सर फेस टू फेस मिलने पर जोर देंगे, क्योंकि वहां वो अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन से ज्यादा आसानी से दबाव बना सकते हैं। ये बातचीत नहीं है, ये तो एक तरह की पूछताछ है, बस अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए। लेकिन इन सब में एक उम्मीद की किरण भी है। इन सभी पैटर्न्स को सिर्फ पहचान लेना ही आज़ादी की तरफ सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी कदम है, क्योंकि जानकारी ही असली ताकत है जो किसी की शक्ति उसे वापस दिला सकती है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस इतना सा है, कोई भी रिश्ता जो किसी को लगातार कमज़ोर, कंफ्यूज्ड या दोषी महसूस कराए, वो हेल्दी हो ही नहीं सकता।
जो रिश्ते सच्चे होते हैं वो इंसान को खुद का एक बेहतर वर्जन बनने के लिए इंस्पायर करते हैं, उसे तोड़ते नहीं हैं। और आखिर में बस एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई अपने जीवन की कहानी को देखता है तो उसका राइटर और कंट्रोलर कौन है, वो खुद या कोई और? इस सवाल का जवाब जानना ही बदलाव की शुरुआत है। ये याद रखना जरूरी है कि अपनी कहानी को फिर से लिखने की ताकत हर किसी के पास होती है। कलम हमेशा अपने हाथ में ही होती है।